हेलो एवरीवन, दिस इज एफआर रिवीजन वीडियो। बहुत बड़ा सिलेबस है हम लोग का, समुंदर की तरह। तो ऑफन स्टूडेंट का एक बार सिलेबस खत्म हो जाता है तो सवाल एक रहता ही है कि सर ये समंदर जैसे सिलेबस को मैं कैसे पिक करूं। तो आज उसके बारे में हमको बात करनी है। ये वीडियो जो है उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट रहेगा इट इज अबाउट कि जब हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और मैं खास करके उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिसका 5 दिन बाद एफआर का एग्जाम है। जैसे आप समझ लो, सपोज 1 मई को या 1 नवंबर को हम लोग का एफआर का एग्जाम है, और ठीक उसके 5-6 दिन पहले अगर मैं इस सब्जेक्ट को पिक करने जा रहा हूं तो वहां पे मुझे कौन से चैप्टर्स कब पिक करने चाहिए और हर चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए। ऑफन लगता है कि यार ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बताने की नीड है कि नहीं, अपने आप में एक डिबेट है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये वाली बात अगर स्टूडेंट को बता दी जाए तो उससे काफी हेल्प हो सकती है। सर किस तरीके से हेल्प हो सकती है? एक तो अगर हर चैप्टर का स्पेसिफिक टाइम अगर आपको मिल जाता है तो वहां पे आपकी वेस्टेज पकड़ में आ जाती है कि ऑफन हम लोग को कई बार ऐसा लग जाता है कि एक चैप्टर जिसको 1 घंटा ही देना चाहिए, शायद वो चैप्टर जो है वो आपका 1.5 या 2 घंटा ले लेता है। कभी कभार ऐसा होता है कि फ्लो में किसी चैप्टर को करने बैठते हैं और वो दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अगर एक टारगेट बेस्ड प्लानिंग होगी तो आपके लिए सही रहेगा, और वही प्लानिंग मैंने आपके लिए की हुई है, जहां पे मैंने ध्यान में रखा हुआ है कि हर चैप्टर के अंदर अगर कुछ लिंकेज वाले पॉइंट आ रहे हैं तो उनको मैं बाद में रखूं। नहीं तो बीच में अगर आप स्टार्टिंग में उन्हें पिक करोगे तो फॉर यू इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लिंक कि यार वो बातें क्या थी। तो चैप्टर लिंकेज को ध्यान में रखा है, थियोरी और प्रैक्टिकल का थोड़ा सा बैलेंस पार्ट रखा हुआ है। ऐसा नहीं हो जाए कि बहुत सारे थियोरिटिकल इंडेक्स पढ़ के हम बोर हो जाए और वहां पे एनर्जी डाउन हो जाए। तो वहां पे एक बैलेंस रोल रखा हुआ है एंड स्मार्टली कुछ पिक अपन ने करके रखा हुआ है, इन द सेंस कि भाई कुछ ऐसे चैप्टर्स जो अगर हम लोग शुरुआत में दिन के कर ले तो हमको एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा ताकि बड़े वाले चैप्टर्स के हम लोग पूरा आफ्टरनून में तैयार हो सके, राइट। तो इन दैट केस यहाँ पे ये सारी बातों को ध्यान में रख के एक तो हम लोग ने प्लान बनाया हुआ है, प्लस चैप्टर कवर करते वक्त किन एरियाज में आप ज्यादा फोकस करें वो भी इनफैक्ट हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ। बिकॉज ये भी अगर आपको पता रहेगा तो एटलीस्ट सम जिनको लिख कर करना चाहिए या एक बार देख लेना चाहिए अच्छे से, उसके बारे में आपको ध्यान रहेगा। सर ये किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया है? ये थोड़ा सा बहुत सारे जो बच्चे जिन जिन पॉइंटर्स में कंफ्यूज होते हैं या गलत होते हैं, या इंस्टीट्यूट जिनके ऊपर सवाल पूछती है उसके हिसाब से डिसाइड करके रखा हुआ है। अब यार पूरे वीडियो के अंदर मैं ये जो प्लान है वो आपको एक एक शेयर करता जाऊंगा तो फॉर यू 1 घंटा तो वीडियो देखने में ही लग जाएगा। तो मैं आपको एक समरी वे में प्लान शेयर करूंगा, लेकिन इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के लिंक में अटैच मिल जाएगी। आप सीधा पीडीएफ से रेफर कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या क्या आपको शेयर किया हुआ है और कब कब कितना करना है। ये जो रिवीजन प्लान है ये 5 दिन के हिसाब से है, और डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में आपको क्या करना है वो सारी बातें इसमें डिस्कस की है, कंसिडरिंग सारे चैप्टर्स हम लोग को कवर करके जाने हैं, राइट। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन मार्क मैं आपको दे दूं कि ये जो वीडियो मैं बता रहा हूं डेफिनेटली इसके लिए एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि सबका अपना होता है। किसी का कोई चैप्टर अच्छा होता है तो किसी का कोई चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं वीक होता है। तो ये जो मैंने टाइम बता के रखा हुआ है दिस इज एवरेज टाइम। आपको ध्यान में रखना है कि कोई चैप्टर में अगर आपका टाइम कम लग रहा है तो वहां पे वैसा नहीं कि आप लेथार्जिक हो जाओ और नहीं यार 1 घंटा बोला ही है तो लेना ही पड़ेगा। आप वहां पे वो टाइम बचा के आगे आने वाले चैप्टर्स को भी थोड़ा और बेटर वे में प्रिपेयर करना सीधा चालू कर देना, राइट। तो ये सिर्फ रिकमेंडेड टाइम है, इससे कम लगे तो बेहतर है, लेकिन अगर इससे ज्यादा लग रहा है तो वहां पे सोचने वाली बात है कि हम लोग का कुछ चैप्टर्स में टाइम बच रहा है ना कुछ कुछ में, ताकि हम लोग ज्यादा लगा सके, राइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक प्लानिंग है। प्लस बहुत बार एग्जाम टाइम में कई ऐसी बातें रहती है जो कंफ्यूजन का पॉइंट रहती है। थियरी कितना करे, सर हम लोग को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए। कभी कभार होता है ना कि हमारे दिमाग को भी प्रोकास्टिनेट करने की आदत होती है, तो वहां पे वो प्रोकास्टिनेट जो है आपको ऐसे काम याद दिला के नहीं करेगा जो एंटरटेनमेंट वाले हैं, आपको वो ऐसे ही काम याद दिला के करेगा जो आपके पढ़ाई को बिलोंग करते हैं। जैसे प्रोकास्टिनेशन के मेन थॉट्स आपको क्या आएंगे कि अरे यार इतना बड़ा सिलेबस है, ये तो मेरे से कैसे कवर होगा। या आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थॉट आएगा कि अरे इस चैप्टर में तो मैं इतना डिटेल में चला जाता हूं कि ये चैप्टर के अंदर मुझे सब कुछ आने लग जाए, जिससे आपको टाइम का पता भी नहीं चल रहा है। वेल 5 दिन के प्लान में आपको कुछ नया पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। 5 दिन के प्लान में तो आपको जो कर लिया है उनको समेटने की जरूरत होती है। तो ये जो थॉट्स रहते हैं ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि अरे यार इतनी सारी थियरी है, चलो मैं एक एक ऐसे याद करता हूं एंड ऑल, वहां पे आपको थोड़ा बैलेंस रहना है, एक स्मार्ट वे फॉलो करना है। यस आई अग्री सिलेबस बड़ा है, लेकिन बहुत आपके जो सीनियर्स है उन्होंने इसको कवर किया है अच्छे तरीके से और पूरा कवर किया हुआ है। तो कभी कभार हम लोग को अगर कोई बता देता है कि चलो माना चीज डिफिकल्ट है बट बहुत जन ने ये करके रखा हुआ है, तो ये बात आपके लिए एक रिलैक्सिंग होनी चाहिए कि यार ठीक है, अगर लोगों ने किया हुआ है तो वो भी इंसान थे, हम भी है, उन्होंने किया हुआ है तो हम भी करके रहेंगे। विद दैट थॉट
कुछ बातें आपको जो प्रिपरेशन के वक्त काम आएगी या पेपर लिखते वक्त काम आएगी वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो भी इनफैक्ट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब मैं रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात करूं यहाँ पे, तो आपको डे 1 में कौन से चैप्टर्स पिक कर लेने हैं। अब मैंने आपको जैसे बोला बैलेंस नेचर, कुछ इजी रखेंगे और कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि पहले दिन में आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा बूस्ट हो जाना चाहिए कि चलो यार एक अच्छी कवरेज आज के दिन हो गई है। तो आज के दिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पिक करना, सीएफएस पिक करना, ये कोई सेंसिबल चॉइस है ही नहीं। तो सबसे बेस्ट हो गया आप यहां पे इन्वेंट्री वाला चैप्टर पिक करोगे, बोरोइंग कॉस्ट वाला पिक करोगे, 16, 36, 38 वाला पिक करोगे, 105 दैट इज नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ग्रांट और फेयर वैल्यू मेजरमेंट। कुछ मिड कैटेगरी के चैप्टर है, कुछ बड़े चैप्टर्स हो गए, बट ये सारे के सारे चैप्टर्स असेट बेस्ड कैटेगरी में आते हैं और इनके बाजू में मैंने लिखा हुआ है कितना टाइम आप दे सकते हो। जैसे इन्वेंट्री पढ़ते वक्त आपने ऑलरेडी इंटर में ये पढ़ा हुआ है, तो जो मैक्सिमम आपको टाइम देना चाहिए इट शुड बी 1 आवर। सेम बोरोइंग कॉस्ट भी आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, पहले दिन जो आप चैप्टर उठा रहे हो वो आपके नर्व्स में होना चाहिए और इंटर में आपने इसको रिवाइज किया है, फाइनल में वापस आप आके रिवाइज कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट ये वाले चैप्टर्स को फिर से आपको एज याद करने के लिए एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, ऑलरेडी कई बातें इसकी आपको याद रहेगी। तो इन्वेंट्री हो गया, बोरोइंग कॉस्ट हो गया, 16, 36 और 38 में आपके लिए सबसे मेजर जो प्रैक्टिस वाला चैप्टर हो गया जिसमें आप गलती करते हो वो हो गया 36। ध्यान में रखिए यहां पे 36 के अंदर ऑफन इंस्टीट्यूट का बार बार एफर्ट रहता है कि जो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल हो गया या इंपेयरमेंट ऑफ सीजीयू हो गया उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पार्ट को आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। रही बात 16 की, तो डीकमिशनिंग लायबिलिटी वाला जो पार्ट है, जब आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो क्या करना है, रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो तो क्या करना है, उससे भी हम लोग को बहुत बखूबी प्रैक्टिस कर लेना है। बोरोइंग कॉस्ट में तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जितने भी फुल फ्लेजेड कैटेगरी के सम्स दिख रहे हैं जहां पे बोरोइंग फ्लक्चुएट भी हो रही है प्लस आपके खर्चे भी अलग अलग डेट्स पे हो रहे हैं, उन सब को आप एक बार के लिए प्रैक्टिस कर ही लो। बिकॉज मैंने देखा है डिस्पाइट बिंग बच्चों को बोरोइंग कॉस्ट वाला चैप्टर आता है, स्टिल पेपर में कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो ही जाती है। अब ये वो वाला चैप्टर हो गया ना जहां पे सिली मिस्टेक तो एक जगह पे हो रही है, बट आपका जो मेन आंसर जिसके पूरे के पूरे 4 या 5 नंबर थे ना वो समझ लो हाथ से गए। तो बोरोइंग कॉस्ट में बारीक बारीक बातें ऑफन आपके लिए मिस्टेक का पॉइंट बन जाती है, तो बोरोइंग कॉस्ट को लास्ट मोमेंट पे थोड़ा प्रैक्टिस किया रहेगा तो वो सही रहेगा। जैसे कि मैंने कहा था किस एरिया को आपको एक बार के लिए प्रैक्टिस कर लेना चाहिए वो मैंने साइड में लिखा हुआ है, ताकि आपका वहां पे थोड़ा सा फोकस अच्छा खासा रहे इन टर्म्स ऑफ कि यार एक बार देख लेता हूं मेरे यहाँ पे आंसर प्रॉपर्ली बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, राइट। तो ये आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर थोड़े से थियरी बेस्ड चैप्टर हो गए, तो वहां पे जितना ज्यादा आप उनकी डेफिनेशंस को लर्न करोगे उतना अच्छा आंसर प्रेजेंट कर पाओगे। मैंने इस पीडीएफ के लास्ट में ये भी बता दिया है कि कौन सी थियरी को आपको याद करने की कोशिश कर लेनी चाहिए, बिकॉज एक क्वेश्चन ये भी रहता है सर थियरी कौन सी याद करनी है, कितनी याद करनी है। तो इनफैक्ट वो वाली बात भी एक बार के लिए मैंने आपके लिए शेयर की हुई है, उसमें भी हम आएंगे। बट डे 1 पे अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हो गई वो आपको बैठी याद कर लेनी है। बहुत बार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के क्लासिफिकेशन के ऊपर ही एक पॉइंट आ जाता है और वहां पे आपकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको काम आएगी। एग्रीकल्चर पे भी बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है, बैरल प्लांट क्या होता है, मेरा तो ऐसा रिकमेंडेशन है कि एग्रीकल्चर के सम्स प्रैक्टिस करो। चैप्टर लगता है कि हमारी बिरादरी का नहीं है बिकॉज थोड़ा सा फार्मिंग को लेकर बात करता है, लेकिन पास्ट पैटर्न में एक सम 6 से 7 नंबर का बहुत बढ़िया इसका बन जाता है और एग्जाम में आता है, और वहां पे छोटे छोटे पॉइंटर्स में मिस्टेक हो जाते हैं। तो आप एग्रीकल्चर के अंदर वो देखो कि जब बायोलॉजिकल एसेट को आप किसी को बेच रहे हो तो उस केस में हम थोड़ी सी अकाउंटिंग देखें किस तरीके से हो रही है, क्या उस दिन फेयर वैल्यू पे रीमेजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा ध्यान रख ले। क्या जब वो इन्वेंट्री में ट्रांसफर हो रहा है बायोलॉजिकल एसेट तो वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में हम ध्यान रखें। देन देयर इज गवर्नमेंट ग्रांट एंड फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फेयर वैल्यू मेजरमेंट में अब तक जो सम्स आया है वो बहुत बार प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट पे आए हैं। हायरार्की के बारे में पूछते हैं कि हम कौन से इनपुट यूज कर रहे हैं, क्या लेवल 1 हायरार्की के यूज कर रहे हैं या लेवल 2 हायरार्की के या लेवल 3 मेजरमेंट टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। एंड एएफएम कैटेगरी के कुछ सम्स है वो आपको देख लेने चाहिए, बट वो इतनी इजी नेचर के कि आप वैसे भी कैलसी पे सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। तो ये डे 1 की स्ट्रैटेजी है। डे 1 का मैंने स्टडी प्लान 10 घंटे का रखा है। डेफिनेटली ये तो एवरेज प्लान हो गया, एक फाइनल के स्टूडेंट होने के नाते तो 12 से 14 घंटा आपको देना ही चाहिए किसी भी दिन को। तो मैंने यहाँ पे 10 घंटे के हिसाब से बताया हुआ है ताकि कुछ चैप्टर्स को अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी बच रहा है तो आपके पास बफर रहे, या अगर आपको लगता है
कि अरे यार FR तो आज से कुछ दिन बाद है, 3-4 दिन का गैप है, तो मैं साइड में एक थियरी चैप्टर्स रखता हूँ ऑडिट का, या आप समझ लो जो डिफिकल्ट पार्ट है, तो आप अपने वो 2 या 3 घंटे उसको डेडिकेट कर सकते हो। तो दिस इज डे 1। डे 1 के बाद आप यहाँ पे डे 2 पे जब आओगे तो सीधा हम लोग को इस दिन ना एक बड़ा चैप्टर पिक करना है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मॉर्निंग में ही बड़ा चैप्टर पिक कर लोगे और उसमें आपका एक फ्लो या एनर्जी नहीं आ रही है प्रॉपर्ली, तो इन दैट केस इनिशियली तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर धीरे 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 ऐसे डाउन होता रहेगा, तो उसके चक्कर में कोई और चैप्टर्स भी आप पिक नहीं कर पाओगे। तो डे 2 के स्टार्टिंग में छोटे छोटे चैप्टर्स जो बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकल प्लस थियरी का एक बैलेंस लेकर आपको फर्स्ट हाफ में वो कंप्लीट कर लेने चाहिए। एंड उसके बाद आप बोल सकते हो कि अदर हाफ में मैं बड़ा वाला चैप्टर करूंगा और बखूबी उसके अंदर प्रैक्टिस करूंगा, राइट। तो यहां पे आप डे 2 पे सबसे पहले 19 अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर, रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर बार बार क्वेश्चन आया है, डीबीओ और प्लान अकाउंट बनाना एकदम सीख लो। और डीबीओ और प्लान अकाउंट को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसमें आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि जब प्लान अमेंड होता है तो क्या होता है और प्लान कर्टेल होता है तो क्या होता है। 108 के अंदर क्राइटेरिया याद कर लो जो 10% का है, एंड अलॉन्ग विद दैट डिस्क्लोजर एक बार प्रैक्टिस कर लेना। 2-3 बार ऐसा देखा गया है कि 108 का डिस्क्लोजर वाला जो सम है वो ऑफन एग्जाम में आता है, एंड वहां पे आप इंस्टीट्यूट के साथ कभी रेप्लिकेट कर ही नहीं पाते अपनी प्रेजेंटेशन, क्योंकि हर एक का डिस्क्लोज करने का तरीका अलग होता है। जो आप सजा के दे रहे हो क्या पता सामने वाले को प्लेट में कुछ और चाहिए, तो इन दैट केस जितना ज्यादा आप उनके साथ चीजों को रेप्लिकेट करोगे उतना आपके लिए भाई नंबर देने लायक वो आंसर रहेगा। बिकॉज एक हार्ड ट्रूथ ये भी है कि सामने वाला जो चेकर है वो इंस्टीट्यूट की जो भी आंसर की है वो देखकर चीजें चेक कर रहा है। तो बी अवेयर ऑफ डिस्क्लोजर पार्ट इन डेज 10। सर ये तो हम लोग का वही एएस है जो हम लोग ने इंटर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, अबाउट इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो, डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होगा वो अच्छे से देख लो। बट इसे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 घंटा मैंने लिखा है, बट कायदे अनुसार तो मैं हमेशा क्लास में बोलता ही हूँ कि यार ये चैप्टर जो छोटे छोटे है ना वो इतना अच्छे से कर लो कि आपके लिए टाइम सेवर्स का काम बढ़े। मतलब आप समझ लो 15 से 20 मिनट में हो जाए। बट क्योंकि ये वीडियो सबको ध्यान में रख के बनाई जा रही है तो हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, किसी ने अपने मेन टाइम में उतना अच्छे से नहीं किया होगा तो यू कैन डेडिकेट 1 आवर, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। 34 आपके लिए नया चैप्टर हो सकता है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इजी है, और आप बहुत अच्छे से वो जो टैक्स वाले सम्स है किस तरीके से बुक करते हैं वो एक बार देख के जाओगे। इन डेज 7 भाई अपने को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, इट विल टेक टाइम। कैश फ्लो हम बनाना तो 12th में सीखना चालू कर देते हैं, लेकिन हम लोग का फाइनल आते आते भी वो जो नेट कैश फ्लो वो ठीक से बैठता नहीं है। और खास करके अब तो हम लोग को ज्यादातर प्रैक्टिस कर लेनी है कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट की, बिकॉज दैट इज द न्यू पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो वी नीड टू एंश्योर कि यार इंस्टीट्यूट भी वही आपसे पूछना जाएगा कि अगर होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडरी को अक्वायर कर रही है तो उस केस में वो किस तरीके से अपने कैश फ्लोज बना रही है, राइट। तो ये हमारा डे 2 का फर्स्ट हाफ हो गया, एंड उसके बाद डे 2 के सेकंड हाफ में आप एक बड़ा चैप्टर पिक कर लो जैसे लीज। अब लीज में भाई मॉडिफिकेशन ऑफ लीज में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कब पुरानी रेट लेनी है कब न्यू रेट लेनी है। तो वो मैंने ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हुई है कि किस लॉजिक के साथ हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भाई ओल्ड रेट कब होगा और न्यू रेट कब होगा, वो ध्यान रखना। सेल एंड लीज बैक में बहुत बार चीजें गलत हो जाती है कि अगर लीज बैक की जो अमाउंट है वो ज्यादा होगी तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगा, डीलर लेसर की अकाउंटिंग, या अगर रेंटल हम लोग को फॉरेन करेंसी में आ रहे तो इन दैट केस किस तरीके से होगा। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आप यहाँ पे ये 2 दिन में जो भी चीज कर रहे हो ना उसमें बहुत जगह पे गलत होते जा रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे अपने सही होंगे, बट मेरा ऐसा मानना है कि गलतियों को नोट करते जाओ, क्योंकि ऑफन एज अ इंडिविजुअल हम वो गलतियां एग्जाम में हमारे बेसिक नेचर के साथ जुड़ी होती है तो एग्जाम में भी रिपीट कर देते हैं। तो जितना ज्यादा गलतियों को आप एग्जाम के रीसेंट 1 डे पहले या रीसेंट उस दिन देख के जाओगे उतना आपके लिए वो गलतियां याद रहेगी और एग्जाम पेपर में आप नहीं करोगे। तो जितनी भी गलतियां आप कर रहे हो हैव अ नोटिंग ऑफ दैट, एक कॉन्फिडेंस हमारा रहता है कि अरे नहीं 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 अब पता चल गया ना, अब तो मैं इसमें गलत नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता भाई। आपने अब अगर कोई चीज को सोचा है 4 दिन बाद आपके दिमाग में और इतनी सारी इंफॉर्मेशन आएगी कि जब पेपर आएगा वो 3 घंटे का माहौल आएगा, तो इन दैट केस 3 घंटे के माहौल में यू विल गेट कंफ्यूज्ड और वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उन गलतियों को वापस से एकदम बारीकी में याद रखना। वो आपने अगर सुबह सुबह देखी रहेगी या 1 दिन पहले देखी रहेगी तो सोचो क्या वाव फीलिंग रहेगी। तो बेटर है कि गलतियों की लिस्ट आप बनाओ और जो भी आप गलतियां कर रहे हो वो सब आप 1 दिन पहले या ऑन डे देख के जाओगे। डे 2 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, राइट। अब यहाँ पे सर
लीज में हम लोग एक एक चीज जैसे फॉर्मेट के हिसाब से प्रैक्टिस करें क्या? नहीं, जो सम्स प्रोसेस वाले होते हैं ना, जैसे सीएफएस वाले, उनके फॉर्मेट की प्रैक्टिस आपको चाहिए। जहां पे लगता है कि हम लोग को मेन आंसर से मतलब है या एंट्री से मतलब है, वहां पे आप रफली प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा। लीज में एक और बार बहुत बार ऐसा होता है कि सर वो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पूरा बना के आना है क्या, जब हम लोग पीवी ऑफ एलएल निकाल रहे हैं। आपकी अगर पेमेंट लीनियर है, कंसिस्टेंट है, तो इन दैट केस आप सीधा पीवीएएफ के हिसाब से भी कर सकते हो, राइट। बट अगर लेट्स से कि पेमेंट डिफरेंट डिफरेंट है तो आपको शेड्यूल बनाना चाहिए। मैं ऐसा बोलता हूं, आप जो भी बना के आए हो, जितना ज्यादा क्लियरली आप प्रेजेंट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैंने बहुत सारी कॉपी देखी है जहां पे बच्चा सीधा अमाउंट लिख के आ जाता है 258, और उसके सामने टाइटल भी नहीं लिख रहा कि यार क्या है वो 258, और वो सामने वाले को अब बोल रहा है कि तो पहचान तेरे लिए क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि परीक्षा है किसकी, जो बच्चा बैठा पेपर लिख रहा है उसकी या जो चेक कर रहा है उसकी। अब वो बंदा थोड़ी ना मैच करते बैठेगा कि आपका 258 क्या है। तो जितना ज्यादा क्लियरली आप स्पेस देके बताओगे कि मैंने क्या आंसर डिराइव किया हुआ है, उतना चेकर के लिए चीजें चेक करनी आसान हो जाएगी। इसके बारे में और अच्छे से मैं बात करूंगा। बट डे 2 हम लोग ने अभी डिस्कस कर लिया, जो प्लान अराउंड 10.5 आवर्स टू 11 आवर्स जा रहा है, राइट। एंड उसके बाद डे 3 आ रहा है, विच इज अगेन यहां पे वही बात है कि सुबह सुबह आपको सीधा बड़ा चैप्टर पिक नहीं करना चाहिए। आपको सुबह कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स में एक वो एनर्जी या एंथुजियाज्म लेना चाहिए। 102 बहुत ही अच्छा चैप्टर हो गया। मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट ध्यान रखिए। शेयर एप्रिसिएशन राइट पे क्वेश्चन आता रहता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और ये चैप्टर भाई प्रैक्टिस कर लेना। डिस्पाइट बीइंग द इजी चैप्टर, हम छोटी छोटी जगह पे गलती कर लेते हैं और उसके चक्कर में हम लोग की चीजें रॉन्ग हो जाती है। 102 हमें प्रैक्टिस करना है, 33 हमें प्रैक्टिस करना है, 8 37 की थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से हम लोग को याद करनी है। और 24 में वैसे तो हम लोग पहचान पाते हैं कि रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, बट वो एग्जेम्पशन जो है ना, वो आपको ध्यान में रखना है, जो गवर्नमेंट को लेकर दिए हुए, राइट। तो ये डे 3 हो गया, कुछ प्रैक्टिकल कुछ थियरी बैलेंस्ड हो गए। अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं आई जहां पे मेजर लिंकेज की आपको नीड है, राइट। एंड उसके बाद भारी चैप्टर जो 15 से 20 नंबर आपका कहीं ना कहीं कवर करता है चैप्टर का, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब इसके अंदर बहुत बार ऐसे थियरी बेस्ड इलस्ट्रेशन देके रखी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट से पुटेबल शेयर्स को देकर रखी है, कॉलेबल शेयर्स को देकर रखी हुई है। वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा या इक्विटी होगा। मैं तो हमेशा स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूं कि वो 5 दिन के लिए आप फिल्टरिंग वाला काम रखो ही मत। आज मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, घर पे जाओ और देख लो कि इनमें से किसका कंक्लूजन आपके साथ मैच नहीं होता और कौन से थियरी क्वेश्चन का कंक्लूजन आपके साथ मैच हो जाता है। जो मैच हो जाता है उसे कट कर दो और जो नहीं आता उसे बचा के रखो। उसमें भी आप थियरी अंदर का याद करते मत जाओ, सिर्फ कंक्लूजन देखोगे तो भी चलेगा, बट वो थियरी पार्ट आपका प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। आई डोंट वांट कि भाई आप थियरी पार्ट में इतना ज्यादा उलझ जाओ कि जब आपका प्रैक्टिकल पार्ट मेन जो एग्जाम में बार बार आता है वो आने लगे तो उसमें लगे कि अरे यार ये चैप्टर तो खत्म नहीं हो रहा, चलो एक काम करता हूं, बचा हुआ हिस्सा ऊपर ऊपर से देख लेता हूं। जी नहीं, आप कंपाउंडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, डेरिवेटिव हो गया, हेज अकाउंटिंग हो गया, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, वो है ना कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से लोन ले रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट वाली बात कि जहां पे गवर्नमेंट ने आपको फ्री में इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया या लेसी ने इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट कर दी, ये सारे केसेस आपको देख के जाने हैं। और मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये सारी चीजों के सम्स आपको अच्छे से देखने हैं। इसमें एक और चीज आपको प्रैक्टिस कर लेनी है विच इज फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है पहले इनको करना। अब हमको पता चल चुका है कि फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, तो वो पार्ट जो क्लासिफिकेशन वाला है वो आपका बाद का होना चाहिए और ये पार्ट आपका पहला होना चाहिए। बट येस, दिस चैप्टर विल टेक 4 to 5 आवर्स, तो बिंदास आप दो बिकॉज स्कोरिंग है और इसमें कुछ कुछ जगह पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़े तो इनफॉर्मल वे में प्रैक्टिस कर भी लो, राइट। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि डे 3 आपका जो प्लान हो रहा है वो 10 से 12 घंटा का हो रहा है, क्योंकि डे 3 में तो आप थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट्स को कम पिक करना ही प्रेफर करोगे, राइट, और एफआर के ऊपर आ जाओगे। डे 4 में भी सेम चीज है। डे 4 में इनकम टैक्सेस कर लो। अब सर इनकम टैक्सेस हम 1 to 3 डे पे क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इनकम टैक्स के अंदर ना कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा ही है, बट अब ये क्या करता है आपको बाकी चैप्टर्स के अंदर जो आपकी डीटीए या डीटीएल कैसे क्रिएट होती है उसके बारे में सिखाता है। तो जब मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े रहेंगे और फिर मैं इनकम टैक्स पे आऊंगा तो मेरे लिए सही रहेगा। तो इन दैट केस कैरिंग अमाउंट कैसे आती है, टैक्स बेसिस कैसे आती है, डीटीएल का इंपैक्ट बाकी चैप्टर्स पे कैसे है, वो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीखने मिलेगा। आई ऑलवेज से इन द क्लास कि भाई आप इन डेज 12 को अलग चैप्टर मानो ही मत। मैं तो बोलता हूं किसी भी चैप्टर के नीचे अगर मैं टैक्स रेट 30% लिख दूं तो उसके ऊपर जिस तरीके से ग्रहण लग जाता है वैसे इंडेस 12 लग जाता है। तो आपको इसको अलग से पढ़ना ही क्यों चाहिए?
इन डेज 12 तो मैं बोलता हूँ चैप्टर के साथ साथ थोड़ा बहुत सोचते रहना चाहिए ताकि आप यूज टू हो जाओ कि हाँ कॉन्सेप्ट इस तरीके से ही कैरी होते हैं। तो 12 जिसने बहुत अच्छे से किया रहेगा उसके लिए वहां पे टाइम सेविंग होगा, एंड जिनका 12 में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है यार उनको 1.5 घंटा लगेगा, तो आपको इस चैप्टर को देना चाहिए। बड़े सम में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। कंसोलिडेशन में एक नीचे में लाइन लिख दूं टैक्स रेट 30%, और आपको अगर ये चैप्टर नहीं आता तो आप समझ लो आपको पूरा कंसोलिडेशन ही नहीं आता है। तो दिस इज अ चैप्टर विच कैन नॉट बी स्किप्ड, राइट। फिर उसके बाद फॉरेक्स रेट इन डेज 12, राइट। फॉरेक्स रेट के अंदर आपको इंश्योर करना है कि भाई आप थोड़ा सा ना एक जगह पे नोट कर लो गेन और लॉसेस कौन से कहां कहां पे जाते हैं, बिकॉज इसमें ना अभी 3 अलग अलग टाइप की करेंसी हो गई, फंक्शनल हो गई, फॉरेन हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई। तो जहां पे फॉरेन आइटम फंक्शनल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो गेन लॉस कहां जाते हैं, प्रेजेंटेशन में अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो गेन लॉस कहां जाते हैं, फॉरेन ऑपरेशन के केस पे गेन लॉस कहां आते हैं। इसकी अगर आपके पास समरी रहेगी तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। तो 21 शुड टेक 1.5 आवर, बट गेन या लॉसेस की समरी बना के रखो, राइट। बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन आप पूरा टाइम जितना दे सको दो भाई, ये तो अपने आप में एक किताब है। इसके अंदर बहुत सारे इंडेज कवर होते हैं, 103, 110, 111, 28। देखो कि भाई कौन सा एएस कौन सी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पे लग रहा है और उसने कौन सा मेथड आपको सजेस्ट किया हुआ है, और इसके अंदर अपने को फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने चाहिए भाई। जितना ज्यादा आप इस चैप्टर में चीजों को स्टेप वाइज ध्यान में रखोगे उतना ये आपके लिए पेपर में वक्त बचाने का काम करेगा। बहुत बार हमारी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि सर कंसोलिडेशन तो हमको आ गया, आने लग गया। मुद्दा आना या आने लगने का नहीं होता, मुद्दा होता है कि आपने वो सम कितने देर में किया। जो आदमी कंसोलिडेशन में एक ऐसी ग्रिप ले आता है कि 20-25 मिनट में उसका सम सॉल्व हो जाता है, तो इन दैट केस उसकी बहुत जबरदस्त वहां पे टाइम सेविंग होती है। तो इसीलिए बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन को तो बखूबी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। वी नो दैट कि एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ ही जाता है, अब तक ऐसा देखा गया है, और इसमें आप थियोरी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से अवॉइड कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। जैसे कंट्रोल इवैल्यूएशन को लेकर स्टार्टिंग में जो आपका यूनिट 2 या यूनिट 3 है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए फंड मैनेजर को लेकर कि फंड मैनेजर जो है वो फंड को कंट्रोल करता है कि नहीं करता, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आए ही नहीं एग्जाम में क्वेश्चन। और जहां पे बड़े क्वेश्चन पूछने की हम लोग की बात आ रही है तो इन दैट केस उन पे ध्यान देंगे तो कैसे इस पे टाइम दे पाएंगे। तो अपने को ध्यान रखना है कि सम का फ्लो हमें लिख लेना है स्टेप वाइज। जितना ज्यादा इस चैप्टर को आपने लिखा रहेगा उतना आपके लिए सही रहेगा, एंड बिकॉज इट इज कंपल्सरी फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन नॉट लीव दिस चैप्टर। तो आज अगर आपका नहीं होके रखा है तो बॉस कर लो, राइट। तो ये हमारा डे 3 के बाद डे 4 का प्लान हो गया, विच इज अराउंड पूरा का पूरा मैंने बचा हुआ दिन ही बोल दिया कि भाई कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन को दे दो। अब हमारा डे 5 बच गया। डे 5 में थियरी चैप्टर्स हम लोग को थोड़े से जो एग्जाम में आते भी है और जिनकी थियरी याद भी रखनी चाहिए वो पिक कर लेने हैं। अब किसी को ऐसा है कि सर मैं लास्ट डे तक क्यों बात लेके चलूं, तो आप यार अपना प्लान थोड़ा सा फिर पहले चालू करो। बट जो बोलता है कि नहीं सर जितना पास पे पड़ा रहेगा उतना याद रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट हो गए ना, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ डे 5 पे 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ट्रांजेक्शन प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर्विस कंसेशन के अरेंजमेंट, कंक्लूजन अच्छे से देखो हर क्वेश्चन का, क्योंकि 115 के ना क्वेश्चन के अंदर थ्योरी भर भर के देके रखी हुई है। तो इन दैट केस आपका वहां पे ऐसा मन आ जाता है कि यार इतना सब मैं एग्जाम में कैसे लिख पाता। आपको नहीं लिखना है, कैसे आप एक एक क्वेश्चन का थियरी याद रखोगे। आपको कंक्लूजन बहुत अच्छे से पकड़ लेना है और देख लेना है कि किन पॉइंटर्स को वो लोग यूज कर रहे हैं टू अराइव एट दैट कंक्लूजन, और उसके सिमिलर लाइन में आपको लिखना है। 115 में मैं हमेशा बोलता हूं कि ये ना ओपिनियन बेस्ड चैप्टर है, तो अगर आपने कोई देखा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, बट कुछ नया बना के आया है ना, तो इन दैट केस 115 के सामने अगर आपकी कोई एक चॉइस है ना, तो मैं तो बोलता हूं उस चॉइस को प्रेफर करो। सर क्यों ऐसा? क्योंकि 115 में ना जजमेंट वाले एरर बहुत हो सकते हैं। सामने वाले ने बनाने के टाइम पे क्या सोच के लिखा है, करने वाले ने क्या सोच के लिखा है। मैं तो बोलता हूं दोनों ही अपने राय में सही है, बिकॉज दोनों रीजनिंग के साथ सही बोल सकते हैं, पर दोनों की ओपिनियन मैच हो, ये जोड़ी मैच हो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू कंक्लूड। सो दैट्स व्हाई 115 के लिए एग्जाम टिप हो गया, अगर आपने क्वेश्चन देखा है, यू नो द कंक्लूजन, पिक करो। नया क्वेश्चन है तो इन दैट केस पढ़ लो, थोड़ा भी डाउट लग रहा है ना क्या होगा, तो भाई देख लो कोई और क्वेश्चन आपके सामने है कि नहीं, वो ज्यादा नंबर आपको दिलाएगा। तो 115 शुड टेक 4 to 5 hours। 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन जरूरी है, आता है एग्जाम के अंदर, सारे चैप्टर्स आप किए रहेंगे तो नाउ यू नो इन डेज में क्या होता है। अब आप एएस से अगर इन डेज में ट्रांजिट कर रहे हो तो 2 घंटा आप इसको दे सकते हो और जल्दी से कवर भी हो जाएगा। 2 से 3 घंटे हमारे 4-4 नंबर वाले, मतलब मिलाकर 4 से 6 नंबर एथिक्स और टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर हो गया उसको आपको दे देना है, राइट। उसके अंदर आप सब कुछ रट के तो नहीं जा सकते, बट मेजरली चीजों को देख के जाओ सो दैट आप अच्छा खासा कंटेंट लिख पाओ।
एंड उसके बाद लेट्स से कि कुछ टाइम आपका जो बच रहा है, यू शुड फोकस ऑन इंड एस 1, शेड्यूल 3, एप्लीकेबिलिटी, फ्रेमवर्क, क्योंकि ये सब बातें आपके एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा काम आ सकती है। मेरा एक टिप रहेगा, इंड एस 1 में जो करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी की क्लासिफिकेशन के ऊपर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि जब लेट्स से कि हम लोग बैंक का कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं और लोन जो है वो ऑन डिमांड पेबल हो जाता है, तो इन दैट केस क्या होता है वो बहुत अच्छे से देख के आना, बिकॉज देर आर कार्व आउट्स। हर चैप्टर के कार्व आउट आप अच्छे से देख के जाओगे, वो वाली बात ध्यान में रखना। अ गुड पॉइंट टू आस्क इन द एमसीक्यू, राइट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमेशा हम बोलते हैं कि अपने आप में कोई चैप्टर है ही नहीं, दिस इज अ चैप्टर जो बाकी सारे चैप्टर्स में किए हुए एरर्स को सुधारता है। तो ये चैप्टर्स तो बाकी सबके साथ ही आपका थोड़ा थोड़ा हो जाना चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो, राइट। एंड उसके बाद एग्जाम डे की मॉर्निंग में सर सारी मिस्टेक्स एक बार देख लो, मैंने बोला था नोट कर लेना, वो सारी मिस्टेक्स एक बार देख लो। इंपॉर्टेंट थियरी आपने देख लो जो ऑलरेडी आपने इन 5 दिनों में देखी है, बट वो एक बार आप देख लो। एंड कुछ बच गया तो उसके लिए आप रख सकते हो, राइट। रिलैक्स रहना चाहिए एग्जाम डे मॉर्निंग, जितना चिल होके आप पेपर को अपियर करोगे उतना बेहतर आप पेपर के अंदर डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। बहुत सारी लड़ाई होगी पेपर के अंदर, कभी इंस्टीट्यूट जो है वो 5A का क्वेश्चन बहुत एकदम ईजी सा लुक्रेटिव सा फेंकेगा और B में इतने ज्यादा ट्विस्ट डाल देगा कि आपके लिए अपियर करना बहुत मुश्किल है। तो ये जज कर पाना आपके लिए तभी पॉसिबल होगा जब आपने बहुत रिलैक्स्ड वे में पेपर को अपियर किया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये कुछ मैं एग्जाम टाइम के आपको टिप्स दे रहा हूं। सर सारी थियरी कौन सी इंपॉर्टेंट याद कर लेनी चाहिए, जैसे वो मैंने लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, करंट वर्सेस नॉन करंट लाइबिलिटी का डेफिनेशन, ओसीआई में क्या क्या आता है। 34 में जब आप इनकम टैक्स निकालते हो तो वो एक लाइन लिखते हैं कि एज पर इंड एस 34 इनकम टैक्स एंड एक्सपेंस जो है वो वेटेड एवरेज बेसिस पे हम लोग बुक करेंगे ओवर ऑल द इंटरिम क्वार्टर्स। वो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की डेफिनेशन, इन्वेंट्री की डेफिनेशन, एनआरवी निकालने का जो पॉइंट दिया हुआ है, पीपीई की डेफिनेशन, कॉस्ट कैपिटलाइज करने वाली डेफिनेशन, क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन, 40 की डेफिनेशन, एनसीआई कब हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होता है उसकी कंडीशन दी हुई है, वो आपकी एग्जाम में काम आ सकती है लिखने के लिए। लीज में ऑपरेटिंग लीज की कंडीशंस हो गई। 115 में स्टेप 5 के अंदर जो थियरी देके रखा हुआ है वो हो गया। प्रोविजन का डेफिनेशन हो गया, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, फंक्शनल करेंसी में वो इंडिकेटर्स जो हो गए वो आपको देख लेने हैं, 108 का 10% क्राइटेरिया, एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एफए, एफएल और इक्विटी। ये मैं अभी करने नहीं बोल रहा हूँ सुबह सुबह, मैं बोल रहा हूँ ये आपने सब किया रहेगा, बट एक बार नजरों से घुमा लोगे ना तो आपके लिए फ्रेश याद रहेगा और जो एग्जाम में थियरी काम आ जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई पेपर में अगर कुछ जगह पे आपने थियरी बहुत वाव लिखी रहेगी तो वो बाकी पार्ट को कंपनसेट कर देता है। तो इन दैट केस इन एरियाज में अगर आपने लेट से थियरी को वाव प्लेस कर दिया तो आपका बाकी पार्ट जो खुद से लिखा हुआ है वो आप अच्छा ही लिखोगे, वो कंपनसेट हो जाएगा। तो इस वे में आप मैनेजेबली बैलेंस कर सकते हो, राइट। और कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है इट इज, अब हम थोड़ा सा ना एग्जाम टाइम पे आ गए। एएस और इंड एएसएस के कुछ डिफरेंसेस आपके सिलेबस का पार्ट है। इतना सारा सिलेबस रहता है कि हम लोग ये तो भूल ही जाते हैं कि अच्छा सर ये भी करना है क्या। जी हाँ, जैसे एएस 115 सॉरी इंड एएस 115 को आपको कंपेयर करना सीखना है विद एएस 7 एंड 9, तो वो कंपैरिजन देख लेना। इंड एएस 116 का कंपैरिजन विद एएस 19 एंड इंड एएस 12 का कंपैरिजन विद 22 एएस, वो आपको देख लेना है। इट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, क्या पता सरप्राइजिंगली आपके पेपर में आ जाए। ये हमारे हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स है, इन पे ग्रिप आ गई तो बात ही खत्म। तो यहाँ पे 50 से 60% तो इन चैप्टर से चीजें ऑलमोस्ट अब तक देखी गई है कि यार आती है, राइट। थर्ड टिप मेरी इस तरफ से ये रहेगा कि यार आप 14 मार्कर क्वेश्चन तभी पिक करना स्टार्टिंग में जब आपने वो 14 मार्कर क्वेश्चन देखा है और उसकी सारी एडजस्टमेंट आपको आती है। फर्स्ट अगर आपने लेट से 14 मार्कर क्वेश्चन को ही पिक कर लिया, मैं उसी की बात कर रहा हूं, बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में देखा गया कि यार कुछ 2-3 एग्जाम्स है ना उसका क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा आ रहा है। अब उसमें एक पॉइंट वो लोग टेढ़ा मेढ़ा डाल देते हैं, बट हमारे तो पूरे अस्तित्व पे सवाल उठ जाता है, क्योंकि नेट एसेट्स के अंदर अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है तो नेट एसेट रॉन्ग आएगा, नेट एसेट रॉन्ग आएगा तो गुडविल रॉन्ग आएगा, गुडविल और एनसीआई दोनों पे यहाँ पे सवाल उठने चालू हो जाएंगे। तो आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इतना कॉन्फिडेंस गिराने की कोई जरूरत नहीं है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन में वो लोग बहुत ट्रायल्स मार रहे। नवंबर 23 के अंदर बोनस पूछ लिया था, नवंबर 23 में डिबेंचर डाल दिया था, नवंबर 24 के अंदर जो है वो आपको डिविडेंड की एडजस्टमेंट देखने मिलती है कि भाई किस तरीके से एकदम अलग ही की हुई है, जो हमारा रूटीन है वैसा नहीं किया हुआ है। तो वी नीड टू इंश्योर कि भाई अपने को फर्स्ट क्वेश्चन तभी पिक करना है जब कोई टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट नहीं है 14 मार्कर वाला। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट है तो हो सके तो उसे आप अवॉइड करो, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर आपने गलती से भी ऐसा पिक कर लिया तो एक तो वो आपका टाइम खाएगा, क्योंकि अधूरा आप छोड़ नहीं सकते,
और ऊपर से बाय डिफॉल्ट एक रॉन्ग इंप्रेशन प्लेस करेगा। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। जहां पे आपको बहुत बार क्या लगता है पता है क्या, कि सिंपल सी बात है कि हम ना जो भी आंसर देके आएंगे उसके हम लोग को नंबर मिल जाएंगे, बट प्रैक्टिस तो यही रही है कि जितना ज्यादा आप इंस्टीट्यूट ने क्या मांगा है वो बहुत अच्छे तरीके से दोगे, उतना आपके लिए सही रहेगा। तो आज जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन के नीचे जो रिक्वायर्ड पार्ट है ना उसको पढ़ो और चेक करो कि क्या इंस्टीट्यूट वो रिक्वायर्ड पार्ट के हिसाब से आंसर करता है क्या। जैसे हमारा अकाउंटिंग में क्या होता है, हर चीज को समझाने में ना बहुत अलग अलग चीजें दी जा सकती है। एक क्वेश्चन को लेकर मैं उसकी जर्नल एंट्री बता सकता हूं, लेजर बता सकता हूं, थियोरेटिकली कंक्लूड कर सकता हूं, बैलेंस शीट में कहां जाएगा वो बता सकता हूं और एक्सट्रैक्ट बता के आ सकता हूं। बट क्या उन्होंने पूछा है उतना? तो आपको ये देखना है कि यार आज जब मैं पढ़ रहा हूं, हर क्वेश्चन के नीचे इंस्टीट्यूट जो लिख रहा है उसके हिसाब से वो दे रहा है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, इंस्टीट्यूट जो रिक्वायर्ड पार्ट लिखता है उसके हिसाब से ना देकर एक दो चीजें एक्स्ट्रा दे देता है। तो तुम्हें वो एक दो चीजें एक्स्ट्रा मार्क कर लेनी है कि मैं एग्जाम टाइम में थोड़ा देख लूं, क्योंकि तुमको वो चीज आती भी रहेगी क्वेश्चन के अंदर, बट तुम उसे दे ही नहीं पाओगे प्रेजेंट के फॉर्म में, क्योंकि तुमको लगा रहेगा यार ये तो पूछा ही नहीं है। और उसके चक्कर में तुम्हारे बेमतलब के 2-3 नंबर जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं यहां पे बात करूं तो ईपीएस का हो गया, सम एकदम स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन वाला था, किसी ने नहीं बोला था कि ईपीएस भी आपको देना है, बट इंस्टीट्यूट ने 4 सम में तो कभी ईपीएस दिया नहीं, अचानक से वो 5वें सम में ईपीएस दे रहा है। अब ऐसी जगह पे अपने को देखना है कि किसी अगर क्वेश्चन में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो मैं क्वेश्चन पढ़ के नहीं देख पाता, वो भाई मैं मार्क कर लूंगा, एग्जाम टाइम में देख के जाऊंगा, बिकॉज एग्जाम में नंबर लाना इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जितना ज्यादा आप उनके साथ मैच करोगे अपने आप को, उतना आपके लिए सही रहेगा। तो ये अपने को देखना है कि मार्क द एरियाज वेयर इंस्टीट्यूट प्रेजेंटेशन इज नॉट प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट हम एग्जाम में देख ले और ध्यान से नोट करके ध्यान रखें। राइट सर, थियोरी कितनी याद करनी है? थियोरी भाई मैंने आपको बोल दिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो सारे तो आप याद कर लो। बाकी क्वेश्चन के अंदर ये लोग भर भर के थियोरेटिकली जहां पे कंक्लूड करते हैं, वहां पे आपको एक ट्रेड ऑफ वर्ड यूज करना है। मतलब इतना सारा हर थियोरी जो क्वेश्चन के अंदर भर भर के दिया हुआ है, ये सब भी मैं याद करके जाऊंगा तो एग्जाम में कितने मार्क्स का आ सकता है? 4 से 6। तेरा कंक्लूजन तो राइट ही जाएगा, कंक्लूजन के आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। अब आप देख लो कि जो ऊपर के 3 नंबर आपको नहीं मिल रहे, क्या उसके लिए इतनी सारी थियरी आपको याद करनी है? इफ सो तो करो, अदरवाइज मुझे लगता है कि बेटर है कि यहाँ पे 2-3 नंबर ऊपर नीचे हुआ चल जाएगा, क्योंकि चांस है ना जो हम ले रहे हैं। बट इधर अगर मेरा टाइम बच रहा है और प्रैक्टिकल पार्ट को मैं ज्यादा सॉल्व कर रहा हूं, तो वहां पे ज्यादा नंबर मेरे बच रहे हैं, तो आपको वहां पे ज्यादा नंबर डेडिकेट करना चाहिए। हर चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि मेरी हमेशा गट फीलिंग रहती है कि यार एमसीक्यूज बहुत अच्छे अच्छे बनाए जा सकते हैं, बहुत एकदम सिंपल तरीके से फ्रॉम एवरी चैप्टर। किसी चीज को ऐसे देख लेने का कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए और उनमें से एक ऑल ऑफ द अबव दे दिया और 3 आपको दे दिया कि भाई कौन सी चीजें आती है एंड ऑल, मतलब बहुत वेराइटीज बन सकती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तो हर चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी देख लेनी चाहिए आपको। कंसोलिडेशन में जो होल्डिंग का रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है ना, उसके लिए मैंने रिसेंट पेपर्स में देखे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की तरह प्रेजेंट करके आओगे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको मेन ये नहीं बताना कि आपके बैलेंस शीट में अदर इक्विटी का टोटल कितना है, अदर इक्विटी का जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना सीखो। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स में सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स ऐड होनी चाहिए, पेरेंट के जनरल रिजर्व में सब्सिडरी का जनरल रिजर्व ऐड होना चाहिए, इतना स्पेसिफिक आपको रहना है। राइट, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स के एमटीपी आरटीपीज आपको देख लेनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी मटेरियल आप प्रेफर कर रहे हो, क्योंकि अपने साइड से अपने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि सारा लेटेस्ट उसके अंदर है ना, तो वो देख लेना चाहिए। और इससे क्या आदत भी हो जाती है कि इंस्टीट्यूट जिस फॉन्ट में जिस तरीके से पूछता है, क्या हम लोग को वो पढ़कर सॉल्व करने की आदत है कि नहीं, तो वो हम लोग को एक प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। राइट, खास करके एफआर का नवंबर 23 का पेपर आपको देखना चाहिए। इट इज अ वेरी गुड पेपर टू सी दैट कि हमारा सफिशिएंट जो है वो कहीं ना कहीं कवरेज हुआ है कि नहीं। तो आप नवंबर 23 का पेपर दे सकते हो। राइट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि बहुत क्लियरली आप अपनी प्रेजेंटेशन रखो। अमाउंट लाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उस अमाउंट का मीनिंग क्या है, मैंने किस बात को लेकर अमाउंट लाई है, वो बताना आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको बहुत स्पेसिंग दे दे के बताना है कि आप क्या लाके आ रहे हो, क्योंकि आप उनके प्रेजेंटेशन को हर जगह पे रेप्लिकेट नहीं कर सकते। और वहां पे सामने वाले चेकर के लिए काम कन्वीनियंट कब होगा, जब तुमने फाइनल आंसर इंस्टीट्यूट वाला ला दिया है और दोनों की टाइटल सेम है, तो तुम्हारे भी स्टेप्स राइट और इंस्टीट्यूट के भी स्टेप्स राइट। तो जितना ज्यादा आप क्या ला रहे हो उसको प्रॉपर्ली लिख लिख के आओगे, उतना ज्यादा नंबर आप फेच कर पाओगे। एंड सर एमसीक्यूज कितना करना चाहिए, देखो उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो भर भर के एमसीक्यूज आपके पास अवेलेबल है। राइट,
तो एमसीक्यूज में आप सिंपली एक अप्रोच फॉलो कर सकते हो कि एमसीक्यूज जो इंस्टीट्यूट के देके रखे वो करके जाओ। बाकी यूजुअली एमसीक्यूज आपके थियोरी मॉड्यूल क्वेश्चन या आईसीआई के जो भी क्वेश्चन है या उसके बुकलेट के कुछ जैसे एएस वर्सेस इंड एस या एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी यहाँ से ही आते हैं। ये पढ़ते पढ़ते बाय डिफॉल्ट चीजें कवर हो ही जाएगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी का अगर कुछ मटेरियल में कोई एमसीक्यू दिया हुआ है तो वो बैठा एग्जाम में आ जाएगा, एग्जाम में कोई नया ही बन के आएगा। तो एमसीक्यूज में आप ऐसा बर्डन मत पालो कि यार बहुत सारे करके जाने ही है, जितना हो सके हम करके जाएंगे फॉर अ बेटर प्रैक्टिस। बट थोड़ा सा आपको ऐसा स्कोप रखना पड़ेगा कि यार 4 चीजें एमसीक्यूज में कम होगी तो फाइन है। उसके चक्कर में एक प्रोकास्टिनेशन वाला थॉट नहीं आ जाना चाहिए कि अरे इतना सारा मैंने माथे ले लिया यार, ये कब होगा, एंड यू आर नॉट टेकिंग द एक्शन, यू आर जस्ट थिंकिंग इट। ये भी बहुत बार होता है ना कि हम लोग जब चीज़ों को बहुत एक साथ ऐसे देख लेते हैं ना तो भी हमारे दिमाग में प्रोकास्टिनेशन के थॉट्स आ जाते हैं कि मैं कैसे कवर करूंगा इतना सारा, कब होगा मेरे से। तो वहां पे आपके एक्शन तो रुक गए, वहां पे बस खाली थॉट्स चल रहे। तो बाय डिफॉल्ट आपका कवर तो वैसे भी नहीं हो रहा ना। तो बेटर है कि आप ऐसी जगह पे नोट करें अपने आप को कि यार मैं क्या ये थॉट खाली प्रोकास्टिनेशन के लिए सोच रहा हूँ क्या? इफ सो तो भाई आपका टाइम काफी हद तक वेस्ट हो रहा है। अगर अब तक किया हुआ है तो आपसे करना बंद करो। जितना हो सके, जैसा हो सके, जब हो सके पढ़ो एंड प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें अपन ने कर ली है, और कुछ भी अगर मेरे को लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वॉचिंग टिल द एंड। और एक बात, MTP मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जाना बिफोर योर एग्जाम। बतानी रह गई थी भाई, क्योंकि लास्ट में बताई हुई बात तो एकदम दिल में याद रहती है। MTP आप कम से कम जो है वो एक पेपर तो आपको मिनिमम सॉल्व करना है। मैं तो बोलता हूँ 2 पेपर आप सॉल्व करो यार। मैं नहीं चाहता कि भाई एग्जाम का जो पेपर है वो अपने आप में आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर बने। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। पहले से ही आप 1-2 पेपर सॉल्व करके रहोगे तो इन दैट केस पता चलेगा टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ, कहाँ पे मैं सही जा रहा हूँ। तो प्लीज़ जितना पढ़ के हुआ है, जैसा पढ़ के हुआ है, मॉक टेस्ट तो दो ही दो। और मैं बता दूँ हमारी मॉक टेस्ट भी 18 से स्टार्ट हो रही है, तो आप वो एनरोल कर सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।